बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्रों, मैंने गत दिनों राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आपसे बात की। कांग्रेस के उदय और विस्तार पर आपसे बात की। अब आपके सिलेबस में जो बात का अध्याय है वह अध्याय है ओरिजिन ऑफ द मुस्लिम लीग। ओरिजिन ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का उदय। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में मुस्लिम लीग का उदय स्वतंत्रता संग्राम को सांप्रदायिक रूप में प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। मुस्लिम संप्रदायवाद का जन्म क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि कई सौ वर्षों तक मुस्लिम शासक हमारे देश के शासक थे। मुगल शासक हमारे देश के शासक थे। वर्षों से जो राज मुस्लिम लोग भारत पर चला रहे थे, उसका पराभव हुआ और उस पराभव का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी शासन का उदय हुआ। तो जो भारत में मुस्लिम लोग थे वह इस भाव से उबर नहीं पाए थे कि वे ही असली भारत के शासक हैं। आज भी 2020 में भी आप अनेक बार यह बयान सुनते होंगे कि भारत के असली शासक मुस्लिम लोग ही हैं और भारत को इस्लाम समर्थित राज्य में परिवर्तित हो जाना चाहिए। यह भाव आज भी है, यह भाव उस समय भी है। मुस्लिम लीग का उदय इस्लाम की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए की गई। मुस्लिम लीग के उदय ने अंग्रेजों को इस बात के लिए मौका दे दिया कि वह डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो के अपने सिद्धांत पर चल सके। मुस्लिम समाज अंग्रेजों का उस समय पक्षधर था। वह मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए करना चाहता था ताकि ब्रिटिश शासन सुरक्षित रह सके। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि अंग्रेजों के काल में मुस्लिम और हिंदू दोनों इस बात पर सहमति नहीं बना सके कि हम दोनों एक ही देश की संतानें हैं। वे एक राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित नहीं कर सके। वे इस बात को भी नहीं स्वीकार कर सके कि हिंदू और मुसलमान वर्षों से भारत में एक साथ रहते रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट में भी रहते रहे। ब्रिटिश शासक ने मुसलमानों और हिंदुओं के इस विभाजन का खूब लाभ उठाया। स्थिति यह थी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच धर्म को लेकर अलगाव था, संस्कृति को लेकर अलगाव था और दोनों अलगावों के बीच मुस्लिम और हिंदू दोनों एक समान स्तर पर खड़े नहीं रह सके। इसका आर्थिक कारण भी हो सकता है, इसका सामाजिक कारण भी हो सकता है, इसका राजनीतिक कारण भी हो सकता है। इस विभाजन का लाभ अंग्रेजों ने, इस मतभेद का लाभ अंग्रेजों ने अपने शासन के सुदृढ़ीकरण में खूब किया। ब्रिटिश काल में मुसलमानों का ब्रिटिशों से संबंध
कार्डियल था, अच्छा था, सम्मानजनक था। मुस्लिम ये इस बात को महसूस करते थे कि ब्रिटिशों ने हमसे शासन, मुगलों से शासन छीना है और मुगल साम्राज्य को तहस नहस कर दिया है। बहाबिस का विद्रोह ब्रिटिश शासन को मजबूत करने लगा। 1857 की क्रांति ने हिंदुओं और मुसलमानों के संबंधों में और विवाद पैदा किया। ब्रिटिश जो है हिंदुओं को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, लड़ाने के लिए हमेशा उकसाते रहते थे। ब्रिटिशों ने हिंदू तालुकदारों को आगे बढ़ाया। जैसे उदाहरण के तौर बरेली के हिंदू तालुकदार को बहादुर खान खेतहर के खिलाफ लड़ाया। वहां ब्रिटिश जो प्रतिनिधि था लॉरेंस ने राजपूत राजाओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी लॉरेंस ने। इट इज नॉट नोन टू ऑल दैट द emperor Alamgir in former times and Hyder Ali in later days forcibly converted thousands and thousands of Hindu, discredited their fairs and demolished their temple. ब्रिटिश कहते थे कि हैदर अली और आलमगीर ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया। मुस्लिम इस बात को लेकर के हिंदुओं में हमेशा गुस्सा रहता था। मुस्लिम उस राज्य में यह चाहते थे अंग्रेजों में कि वे अंग्रेजी पढ़ें, वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करें और उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले और वे मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण के अंग बने। मुसलमानों ने अपने को आधुनिकीकरण में जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को सीखने का प्रयास किया ताकि अंग्रेजों के साथ उनके कार्डियल, उनके सामान्य संबंध रह सके। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद यह भाव उलट गया। हिंदू ब्रिटिशों के महत्वपूर्ण जो टारगेट हुए वह हिंदू हुए, हिंदुओं के शस्त्रार्थ हुए। हिंदू भी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने लगे और वे पश्चिमी विचारों को भी स्वीकार करने लगे। लेकिन हिंदुओं में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना भी बलवती होने लगी और हिंदुओं ने क्या किया कि जैसे जैसे वे अंग्रेजी शिक्षा में अपने को पारंगत करने लगे, तैसे तैसे उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरती चली गई और उनमें यह भाव भर गया कि हमारे राष्ट्र के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद खतरा है। इसलिए ब्रिटिश शासकों ने डिवाइड एंड रूल के तहत हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया और इसे ही डिवाइड एंड रूल थियरी कहा जाता है। ब्रिटिशों के मन में भाव था कि 1857 की क्रांति वस्तुतः मूल रूप से हिंदुओं की क्रांति है। इसलिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को संरक्षण दिया और कम्युनिस्ट सांप्रदायवाद को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। इसका परिणाम यह हुआ
कि हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। ये जो हिंदू मुस्लिम दंगे अंग्रेजी शासन काल में बहुत तीव्र गति से हुए, उसका कारण न हिंदू थे न मुसलमान, बल्कि अंग्रेज ही हिंदू मुस्लिम दंगे के प्रणेता थे। इलाहाबाद में, बनारस में, बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में अंग्रेजों के कुदृष्टि के परिणाम स्वरूप, कुषड्यंत्र के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। विलियम हंटर ने एक किताब पब्लिश की। उस किताब का नाम था इंडियन मुसलमान इन 1871। उसमें उसने कहा कि मुसलमानों को संरक्षण देना चाहिए। उसने लिखा क्या, उसको मैं आपको बता रहा हूं। इट वॉज एक्सपीडियंट नाउ द टेक मुस्लिम इनटू अलायंस रादर देन कंटिन्यू टू एंटागोनाइज देम। यह उसकी भाषा है। यह विचार ब्रिटिश प्रशासकों और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को रास आया, सुविधाजनक लगा। सर सैयद अहमद खान ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने ब्रिटिशों और मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए प्रयास किए। उन्होंने मुसलमानों को इस बात के लिए राजी किया कि इंग्लिश एजुकेशन आधुनिकीकरण करने से वे ब्रिटिशों के लायल बन जाएंगे। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमान ब्रिटिशों के लायल रहें। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश राज्य में मुसलमान सुरक्षित हैं और मुसलमान ब्रिटिश राज्य के खिलाफ नहीं जा सकते। अलीगढ़ मूवमेंट एंड दी अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मूवमेंट और अलीगढ़ विश्वविद्यालय इस विचार को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण तत्व था। सर अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक एजुकेशन दिलाने में, आधुनिकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजी को ध्यान से सीखा, पश्चिमीकरण को अपनाया और आधुनिकीकरण की ओर अपने कदम बढ़ाए। सर सैयद अहमद खान ने एक स्कूल की स्थापना की 1864 में गाजीपुर में, और उस स्कूल का आधार उन्होंने वैज्ञानिक समाज के निर्माण की स्थापना के उद्देश्य से किया। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1877 में हुई, जिसने जो आगे बढ़कर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। मुसलमान 1886 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 में हुआ। द मोहम्मडन डिफेंस एसोसिएशन ऊपरी भारत में 1893 में बना। ये सारे के सारे प्रयास इसलिए किए गए कि मुसलमानों को एकजुट किया जा सके। सर सैयद अहमद खान और उनका अलीगढ़ मूवमेंट सांप्रदायिक दृष्टि से आगे बढ़ा। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासकों ऊपर ज्यादा आश्रित थे। ब्रिटिश शासकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया और इस लाभ के कारण उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकरण को आगे बढ़ाने का काम किया। अलीगढ़ मूवमेंट धीरे धीरे राष्ट्र विरोधी और कांग्रेस विरोधी के रूप में उभरने लगा। उन्होंने कहा था, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द कांग्रेस वॉज टू रूल द कंट्री एंड ऑल्दो दे विश टू डू इट
in the name of all people of India, the Muslim would be helpless as they would be in a minority. उनको डर था कि अल्पसंख्यक होने के कारण मुसलमानों की स्थिति कमजोर होगी यदि कांग्रेस शासन में आती है। एक दूसरे अवसर पर उन्होंने कहा, ए नेशनल कांग्रेस कुड नॉट बी कंपोज टू टू नेशन which had such different opinion and only happened to agree on some of the small point. सर सैयद अहमद खान ने कहा कि अगर स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस राज की स्थापना होती है तो दो राष्ट्र की थ्योरी, दो राष्ट्र का सिद्धांत लागू होने में की संभावना कम है। अलीगढ़ मूवमेंट, इसलिए अलीगढ़ मूवमेंट एक गाइडलाइन की तरह काम करने लगा और अलीगढ़ मूवमेंट ने ही पाकिस्तान के निर्माण में और भारत के विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। फूट डालो और शासन करो की राजनीति का सिद्धांत भारतीय राजनीति में 20वीं शताब्दी में लाया गया। 1906 में संवैधानिक सुधार लाने का प्रयास हुआ। मिस्टर स्मिथ, लॉर्ड मिंटो के पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर स्मिथ, द गवर्नर जनरल मिंटो के पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर स्मिथ ने इन भारतीय मुसलमानों के एक डेलीगेशन को गवर्नर जनरल के पास भेजा। मुस्लिम जो डेलीगेशन था वह गवर्नर जनरल से मिला सैयद आगा खान के नेतृत्व में और उन्होंने अलग प्रतिनिधित्व और अलग प्रिविलेज, अलग विशेष, अलग प्रतिनिधित्व और सेवाओं में अलग सुविधा प्राप्त करने के लिए वकालत की। उन्होंने गवर्नर जनरल से कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। द कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम की स्थापना की बात की। इसलिए 1909 में रिफॉर्म एक्ट आया। उन्होंने इस एक्ट ने मुसलमानों को के कम्युनलिज्म को और बढ़ाने का काम किया। यह साफ है कि ब्रिटिश शासक मुसलमानों को आगे करके भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद फैलाना चाहते हैं, या यूं कहिए भारतीय राजनीति का सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं। मुस्लिम सांप्रदायवाद को किसी संगठन की आवश्यकता थी। कैसे मुस्लिम संप्रदायवाद बढ़े, इसके लिए एक संगठन और नेतृत्व की जरूरत थी और मुस्लिम संप्रदायवाद को एक सांगठनिक रूप देने के लिए इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नवाब सलीमुल्लाह खान ने 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। लीग का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को समर्थन देना और मुसलमानों के अधिकार को संरक्षित देना और मुसलमानों को आम समाज में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। साथ ही अंग्रेजी शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस के अंदर दमन से उन्हें मुक्त करने का काम करना। मुस्लिम लीग ने सर सैयद अहमद खां के सिद्धांतों को पूर्णतः स्वीकार किया। जाकी उल्लाह ने इस पर बहुत अच्छी बात की। जाकी उल्लाह ने कहा, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज इन कंप्लीट अकॉर्ड विथ द एडवाइस ऑफ सर सैयद अहमद खां, कि मुस्लिम लीग
सर सैयद अहमद खां के संपूर्ण सुझावों के आधार पर काम कर रही है। लीग ने कांग्रेस का विरोध किया प्रारंभ में और उन्होंने बंगाल के विभाजन का सपोर्ट किया और स्वदेशी फॉरेन गुड्स का, विदेशी वस्तुओं का समर्थन किया और स्वदेशी का विरोध किया 1905 में। लीग ने इस्लाम और मुस्लिम के ब्रदरहुड को आगे बढ़ाने में अपने कार्यक्रम घोषित किए। द मुस्लिम संप्रदायीकरण को नवाब सैयद अहमद, मौलाना मोहम्मद उल हसन ने भी अपनी इसमें कम्युनल सांप्रदायिक एटीट्यूड को बढ़ाने में काम किया। इस प्रकार अगर आप देखें तो मुस्लिम संप्रदायवाद अलीगढ़ मूवमेंट की देन थी, ब्रिटिश पॉलिसी की उपज थी। ब्रिटिश पॉलिसी की उपज के द्वारा भारतीय राजनीति का सांप्रदायिकरण करने का प्रयास कर रही थी। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो के सिद्धांत के आधार पर बनी। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिशों को अपनी सत्ता को मजबूत करने में सुविधा हुई। भारतीय मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा स्थापित हुई थी 1906 में। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को समर्थन करना था। अब आप देखिए कि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे मुसलमान थे, वे अंग्रेजी पढ़े लिखे मुसलमान ब्रिटिशों के साथ मिला करके काम कर रहे थे। 1911 में लीग और कांग्रेस दोनों साथ थे। तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ ब्रिटेन के खिलाफ। भारतीय मुसलमान और उसके समर्थक तुर्की को ऐसा ब्रिटेन के खिलाफ न लड़ने का संदेश भेजा। कांग्रेस ने वैकल्पिक व्यवस्था की और उसको आगे बढ़ाया। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को नेतृत्व दिया और इसका आधार यह था कि मुसलमानों का जो संवेदनशीलता है, जो समर्थन है, वह राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब इसके आगे मुस्लिम लीग की क्या स्थिति है, कैसे क्या रूप है, यह हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग के उत्पतन पर एक और मैं अपना व्याख्यान दूंगा, अपनी बात रखूंगा।